नमस्कार, स्टडी IQ IAS में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत उपाध्याय। कोविड 19 का जब दौर चल रहा था, आपको पता है कोविड 19 में जब वैक्सीनेशन की स्थिति आई, वैक्सीन बन गया तो लोगों में बहुत राहत मिली। लेकिन ध्यान रखिए, जब वैक्सीनेशन की बारी आई तो लोग बहुत डरे भी हुए थे और वैक्सीन लगाने के बाद बहुत सारे केसेस ऐसे आए जिसमें एडवर्स कंडीशंस हो गए और लोगों को नुकसान हुआ, यहां तक कि मौतें भी हुई। कोविड 19 के समय में भी हुआ ये, और आज भी कहीं ना कहीं ये डाउट लोगों के मन में क्रिएटेड है ऑलरेडी कि कोविड 19 वैक्सीन का क्या बुरा प्रभाव पड़ा, बुरा इम्पैक्ट हम पर पड़ा। और यहां तक कि लोग ये भी डाउट करते हैं कि हार्ट जो अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कोविड 19 वैक्सीनेशन एक बड़ी वजह है। हालांकि ये साबित नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो आज का वीडियो है ये दरअसल कोविड 19 वैक्सीनेशन से जुड़ा हुआ ही मामला है। ये दो जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इन दोनों लोगों की मौत 2021 में वैक्सीनेशन के बाद हुई थी। और इनके पेरेंट्स सुप्रीम कोर्ट में हैं इस समय, और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं लोगों के मामलों की सुनवाई करते हुए ऑर्डर दिया है कि केंद्र सरकार नो फॉल्ट कंपनसेशन पॉलिसी बनाए। केंद्र सरकार मतलब स्वास्थ्य मंत्रालय को कहा है कि नो फॉल्ट कंपनसेशन पॉलिसी बनाइए कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के मामलों के लिए। तो ये मामला अपने आप में बहुत गंभीर है, और इसमें हम जरा सा देखेंगे उस समय की स्थिति, इन दोनों केसेस के बारे में देखेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 इन दोनों का हवाला देते हुए इस पूरे केस को सुनवाई की है। ठीक है, और नो फॉल्ट कंपनसेशन पॉलिसी क्या है इसको भी समझ लेंगे। आइए देखिए, 2021 की जब लहर आई और जब वैक्सीनेशन होने लगा, वैक्सीन आ गया, तो पूरे भारत में कोविड 19 मामलों में उस समय आपको पता है किस तरह की स्थिति थी, बताने की जरूरत नहीं है। टीकों को उस समय सरकार के द्वारा ये बताया गया कि ये पूर्णतः सुरक्षित हैं, सारे पैमानों को पार करके इनको बनाया गया है, टेस्ट किया गया है, और किसी भी एडवर्स इफेक्ट्स को अकल्पनीय उस समय मान लिया गया। लेकिन जब इसमें गंभीर प्रतिकूल प्रभाव सामने आए तो उस समय इसको पहचानने के लिए, स्वीकार करने के लिए चिकित्सा प्रणाली ने इसको स्वीकार नहीं किया। यही मामला आज तक दरअसल चला आ रहा है। दो केसेस हैं, जो करुणिया नाम की लड़की 20 वर्षीय MSc डेटा साइंस की छात्रा थी, और कोविशील्ड का टीका लगाया गया था। 10 दिनों के भीतर प्रॉब्लम शुरू हुई, सूजन, पैरों में तेज दर्द शुरू हुआ, अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने कहा कि उनकी स्थिति का टीकाकरण से कोई संबंध नहीं है क्योंकि टीका सुरक्षित माना जा रहा था उस समय। लेकिन एक टर्शियरी केयर अस्पताल में उनकी मौत हुई 10 जुलाई 2021 को। ठीक है, इसी तरीके से रितिका 18 वर्षीय, जिनको कोविशील्ड का टीका लगा, 5 दिनों के भीतर इन पर प्रभाव शुरू हुआ, साइड इफेक्ट शुरू हुए, गंभीर सिर दर्द हुआ, हथेलियों में ब्लड क्लॉट्स बने, प्लेटलेट काउंट गिर गया, और अल्टीमेटली इनकी मौत हो गई। ठीक है, तो 2021 का ये जो वैक्सीनेशन का ड्राइव चला था, इसमें सरकारी आंकड़े बताते हैं कि कुछ बहुत रेयर मामलों में क्लॉटिंग जैसे विकार देखे गए हैं, लेकिन ये इतने रेयर हैं कि हर 1 लाख खुराक पर केवल 0.001 रिपोर्टिंग की दर रही है। और अभी आप ये सिर्फ दो केसेस मत देखिए, बल्कि पूरे देश में अलग अलग अदालतों में 18 से 40 वर्ष की आयु के युवा ने, जिन्होंने ब्लड क्लॉटिंग जैसी दुर्लभ जटिलताओं का सामना किया, ये सारे केसेस इस समय पेंडिंग है पूरे देश में अलग अलग अदालतों में। ठीक है, तो ये जो आज का जजमेंट है ये अपने आप में माइलस्टोन साबित होगा। दुष्प्रभाव सांख्यिकीय रूप से अत्यंत दुर्लभ थे, क्योंकि आंकड़ों के हिसाब से इसको साबित नहीं किया जा सकता, लेकिन ये अपूरणीय क्षति थी। अब देखिए, इस बार जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला इन दोनों केसेस को लेकर, उसमें अदालत में याचिकाकर्ता का क्या पक्ष था और भारत सरकार ने क्या उसमें दलीलें दी हैं। देखिए, नागरिक याचिकाकर्ता की तरफ से जो दलील दी गई, जो पिटिशन दाखिल किया गया, जो पॉइंट बोले गए, उसमें भारत सरकार कहती है कि हमने भाई वैक्सीनेशन की सुविधा तो दे दी थी, आप ही के लिए दी थी, राज्य का ये कर्तव्य था, लेकिन ये पूरी तरीके से वॉलंटरी था। इसका मतलब आपकी इच्छा पर निर्भर था, आप पर कोई दबाव नहीं था, आप पर कोई फोर्स नहीं किया गया था कि आप जाकर वैक्सीनेशन कराइए, और पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट रखा गया था टीकाकरण के पूरे ड्राइव को। जबकि याचिकाकर्ता का कहना है कि आपने इतने सारे प्रतिबंध लगा दिए कि ठीक है, वॉलंटरी होते हुए भी, ऑफिशियली वॉलंटरी होते हुए भी ये मैंडेटरी हो गया। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि एयर ट्रैवल नहीं कर सकते बिना वैक्सीनेशन का आप सर्टिफिकेट दिखाए, या फिर ट्रेन से ट्रैवल नहीं कर सकते, या कहीं भी मूव नहीं कर सकते, या कोई विशेष सर्विस है, कुछ खरीदना है, वो बिना आपको सर्टिफिकेट दिखाए नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियसली आपने ऑफिशियली तो वॉलंटरी रखा, लेकिन ये इस तरह की व्यवस्था हो गई जिसमें अपने आप ये मैंडेटरी हो जा रहा है। तो याचिकाकर्ता का ये बहुत ही वैलिड पॉइंट था कि प्रशासनिक प्रतिबंध आपने इस तरह से लगाए कि प्रभावी रूप से ये इफेक्टिवली वॉलंटरी से हो गया मैंडेटरी। दूसरी बात, याचिकाकर्ता का कहना, दूसरा वैलिड पॉइंट ये है कि जोखिमों के बारे में, रिस्क के बारे में आपने इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं लिया।
इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब आप रिस्क बताते कि ये रिस्क हो सकता है और यहां तक रिस्क हो सकता है कि आपकी जान जा सकती है, तब जाकर ये इंफॉर्मेशन रहता और तब किसी की सहमति होती तो बात समझ में आती। सरकार की क्या दलील है? सरकार का कहना है कि हमने वैक्सीनेशन का ये जो पूरा प्रोसेस है, वैक्सीन को मंजूरी देने का, इसमें रेगुलेटरी कठोर रेगुलेटरी जो मानक हैं उनको पूरा किया है और एईएफआई मजबूत एईएफआई निगरानी प्रणाली हमने बनाकर रखा था। एईएफआई का मतलब है एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। सरकार का कहना है कि ये जो प्रणाली थी बहुत रोबस्ट थी और इस तरह से हमने इसको तैयार कराया था। दूसरी बात, परिवारों को वैक्सीन निर्माताओं के खिलाफ दीवानी अदालत जाने का रास्ता खुला हुआ है। अब ये इंडियन गवर्नमेंट का एक अजीबोगरीब तर्क ये है, दलील ये है कि भाई इसके बाद भी आपके पास कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन हम उसमें पार्टी नहीं है। सरकार ने यहां पल्ला झाड़ लिया। सरकार ने कहा कि हम उसमें पार्टी नहीं, आप सीधे सीधे वैक्सीन निर्माताओं को पकड़ लीजिए और जाकर सिविल कोर्ट्स में मामला दर्ज कर लीजिए और कंपनसेशन वहां से ले लीजिए, जुर्माना ले लीजिए, हर्जाना ले लीजिए, मुआवजा ले लीजिए। तर्क है याचिकाकर्ता का, भाई राज्य की जिम्मेदारी कहां खत्म हो जाती है? राज्य को मुआवजा देना चाहिए। आप ही के कहने पर तो हम गए थे वैक्सीन ले आने, हमें क्या पता था कि किसने बनाया है, कौन निर्माता है। तो इस तरह से दलीलें दी गई, तर्क दिया गया। आप भी इसमें कमेंट में बताइएगा कि आपका क्या मानना है, इसमें सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए या फिर ये कह देना चाहिए कि जाकर दीवानी अदालतों में वैक्सीन निर्माताओं पर केस कर दीजिए। इसी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, सरकार की इस दलील को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता की पीठ ने सरकार के सुझाव को खारिज किया और कहा कि भाई वैक्सीन से जिसको जो नुकसान हुआ है उसको साबित करना हो तो जटिल वैज्ञानिक कारण उसमें शामिल होंगे, उसको साबित करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है और लापरवाही साबित करना ये बहुत ही भारी और अनुचित बोझ है जिसका नुकसान हुआ है। तो दीवानी अदालत में जो आप जाकर कह रहे हैं कि वैक्सीन निर्माता की लापरवाही साबित कीजिए, ये तो बहुत मुश्किल काम में डाल रहे हैं लोगों को। तो इसकी दिक्कत क्या होगी? लोग जाएंगे कोर्ट, ठीक है, अलग अलग मामलों में अलग अलग अदालतों में अलग अलग फैसले आएंगे। आर्टिकल 14 का सीधे सीधे उल्लंघन होगा, समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा, क्योंकि असंगत परिणाम आएंगे, अलग अलग जगह पर अलग अलग परिणाम रिफ्लेक्ट करेंगे। दूसरी बात, केवल संसाधन संपन्न लोग ही ये लंबी कानूनी लड़ाई लड़ पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का निष्कर्ष ये है कि भाई व्यक्तिगत मुकदमों में आप मत ढकेलिए, ये संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता की गारंटी के खिलाफ हो जाएगा। तो पहला तो तर्क सुप्रीम कोर्ट का ये था। दूसरी बात, यहीं पर आता है नो फॉल्ट कंपनसेशन पॉलिसी बनाने की बात। सुप्रीम कोर्ट का कहना, अच्छा पहले नो फॉल्ट कंपनसेशन पॉलिसी को समझ लीजिए। इसका मतलब यह हुआ कि नुकसान जो हुआ है उसमें गलती साबित करने की जरूरत नहीं है, किसका फॉल्ट है यह साबित करने की जरूरत नहीं है, बल्कि नुकसान हुआ है। अगर ये हो रहा है कि भाई वैक्सीनेशन से इसका संबंध है तो सीधे सीधे मुआवजा दीजिए, कंपनसेट कीजिए। तो यही पॉलिसी बनाने के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि एक ऐसा कानूनी सिद्धांत है ये जहां पीड़ित या उसके परिवार को यह साबित नहीं करना है कि किसकी गलती से हुआ है। बिना साबित किए वित्तीय राहत मिल सकती है कि चोट किसकी लापरवाही से हुई है, किसी की लापरवाही से हुई या नहीं, जानबूझकर की गई गलती के कारण हुई है, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, साबित करने की जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट के तौर पर अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ऑलरेडी भारत में जब मोटर वाहन दुर्घटनाएं होती हैं उसमें पहले से ही ये मान्यता प्राप्त है कि नो फॉल्ट कंपनसेशन की पॉलिसी है अपने पास। ये एक लीगल सिद्धांत है जो हमारे पास ऑलरेडी है और ऑस्ट्रेलिया, यूके, जापान जैसी जो अंतरराष्ट्रीय वैक्सीन क्षतिपूर्ति योजनाओं का ये मानक हिस्सा रहा है। अब अगर पुराने व्यवस्था से इसको हम देखें तो गलती साबित करने की अगर बात हो तो पीड़ित पर यह जिम्मेदारी हो जाएगी कि साबित करें कि किसकी गलती है, किसकी गलती से हुआ, सरकार की गलती थी कि नहीं, ठीक है। जबकि नो फॉल्ट कंपनसेशन पॉलिसी में क्या होगा, किसी की गलती साबित करनी ही नहीं है, केवल वैक्सीन और प्रभाव के बीच संबंध दिखाना पर्याप्त होगा मुआवजे के लिए। दूसरी बात, वर्षों की कानूनी लड़ाई और भारी वकीलों की फीस लगेगी और यहां क्योंकि ये साबित नहीं करना है कि किसकी गलती है तो फास्ट ट्रैक प्रशासनिक राहत यहां पर मिल जाए। और परिणाम की असमानता मैंने आपको बताया कि पुरानी व्यवस्था में अगर हम वैसे जाते हम तो असंगत होता, आर्टिकल 14 का उल्लंघन होता और यहां सभी नागरिकों के लिए समान मानक मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य मंत्रालय को कहा है कि जल्दी से जल्दी ये फ्रेमवर्क तैयार करिए। और जैकब पोलियल 2022 का एक केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई हम इस बात की जांच नहीं करेंगे कि वैक्सीन बनाने में उसके विज्ञान पर कोई सवाल नहीं खड़ा करेंगे, हम मान लेते हैं कि वैक्सीन बिल्कुल ठीक बनाया गया है। मौतों की जांच के लिए कोई नया मेडिकल बोर्ड नहीं बनेगा। इसी जैकब पोलियल केस के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑलरेडी हमारे पास जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, तो कोई नया मेडिकल बोर्ड हम नहीं बनाएंगे मौतों की जांच के लिए। वैक्सीन के विज्ञान पर हम कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। जो मौजूदा एईएफआई की कमिटीज हैं
वो अपने आप में पर्याप्त हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये नीति बना देने भर से ये साबित नहीं होगा कि सरकार अपनी गलती मान रही है कि वैक्सीन बनवाने में हमसे गलती हुई है या कराने में, ड्राइव चलाने में गलती हुई है। इस रूप में इसको नहीं देखा जाएगा। ठीक है, तो सीधे-सीधे जल्दी से जल्दी मुआवजा मिल जाए, इसके लिए ये तंत्र काम करता है। भारत का संविधान केवल अधिकारों की सूची नहीं है, एक सक्रिय ढाल की तरह है और सुनिश्चित करता है कि आपातकाल में अदालतों की फीस या वैज्ञानिक जटिलता के कारण कोई भी नागरिक न्याय से वंचित न रहे। अब यहाँ देखिए आर्टिकल 14 का जिक्र तो आप समझ ही गए कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया इस भारत सरकार की दलील को कि सिविल कोर्ट्स में जाकर केस कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह आर्टिकल 14 का उल्लंघन होगा और आर्टिकल 21 का जिक्र इसलिए है क्योंकि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के भीतर ही आर्टिकल 21 में राइट टू हेल्थ भी है। तो राइट टू हेल्थ भी आ जाता है इसी के भीतर में और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया आर्टिकल 21 से जुड़ा हुआ मामला है। राज्य मूकदर्शक नहीं हो सकता। एक केस था गौरव बंसल केस 2021 का। ठीक है, गौरव बंसल केस में जो याचिकाकर्ता थे, 2021 का ही केस है। इसमें याचिकाकर्ता गए थे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को इसमें आधार बनाया गया था और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो फैसला दिया था कि एनडीआरएफ को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई मुआवजे के लिए आप एक रकम तय कीजिए कोविड डेथ्स के मामले में। ठीक है, और तर्क ये था कि राज्य मूकदर्शक नहीं हो सकता, सिर्फ बाहर से देख नहीं सकता, डिस्टेंट स्पेक्टेटर नहीं रह सकता। अगर राज्य ने किसी व्यापक जन स्वास्थ्य हस्तक्षेप किया कोई, तो वो अब इंसान की पीड़ा के प्रति बाहर से देखने वाला बना नहीं रह सकता। राज्य का काम है एक्टिव गार्जियन के तौर पर अपनी सकारात्मक बाध्यता को निभाना और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ये केस था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसमें आपको कोविड डेथ्स के लिए मुआवजा देना पड़ेगा और गौरव बंसल केस के आधार पर ही 2021 में 50,000 रुपए की मुआवजा राशि एनडीआरएफ ने तय की थी, जो कि एसडीआरएफ के तहत जो फंड है, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के तहत उसको दिया जाना था स्टेट्स के द्वारा। ये तय हुआ था 2021 के गौरव कुमार बंसल केस में और अब वर्तमान मामला है कोविड 19 वैक्सीनेशन डेथ से ही रिलेटेड कि नो फॉल्ट कंपनसेशन फॉर वैक्सीन की का निर्देश दिया गया है। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट मामला है। ठीक है, राज्य की जिम्मेदारी केवल निगरानी पर समाप्त नहीं हो सकती, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बल्कि इसे उचित मुआवजा प्रदान करने तक विस्तारित होना चाहिए। तो ये फैसला भविष्य के सभी जो स्टेट लेड स्वास्थ्य कार्यक्रम है उनके लिए जवाबदेही और सहानुभूति का एक स्थायी मानक स्थापित करना है और ये बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि वैक्सीनेशन के किसी भी ड्राइव से इन दलीलों के आधार पर सरकार बाहर निकल सकती है, लेकिन अगर ये फैसला इंप्लीमेंट हो रहा है और नो फॉल्ट कंपनसेशन पॉलिसी बन रही है तो हर तरह के वैक्सीनेशन ड्राइव में ये एक आधार बन जाएगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा पर, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम पर। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही दूसरे वीडियो में। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।